So before we start solving more questions, एक last topic pending है. Theory topic. It is very easy, which is basically, if you check, क्या है last topic? Significant figures. और इसमें इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, जेई नीट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स में. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देखो, बिफोर वी understand or see the rules of finding significant figures, there is a thing that you should know. जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करोगे, any measurement, let us say मेरे पास 2 पॉइंट्स है A एंड B, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है. तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक स्केल यूज़ करूँगा. तो हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे. मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसका जितना लीस्ट काउंट होगा उतना ही एरर आता है. विच मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज़ लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. मैं और एग्जांपल देता हूँ टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, एज यू नो, सेंटीमीटर स्केल में अगर आपको याद होगा, 0 से 1 के बीच में सेंटर में एक लाइन होती है. हाउ मच इज़ दैट? 0.5. right? If this is 0, this is 1 centimeter, this is your 0.5. Then 0 से 0.5 के बीच में 4 लाइन्स होते हैं, 4 लाइन्स, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. ये 0.5 आ गया, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ऐसा है. करेक्ट. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, हमारा जो ये बी पॉइंट है ना, ये 0.8 और ये 0.9 के बीच में है. राइट. तो अगर मैं सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा या तो 0.8 या फिर 0.9. तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो मेरा एक्यूरेसी आ रहा है वो 0.1 तक ही आ रहा है. अगर मैं इससे और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ तो जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है ना, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1. तो एरर भी कितना आएगा? 0.1. नाउ इफ़ आई यूज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट, वैसे तुम सीखोगे आगे नेक्स्ट वीक में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर. क्या बोलते हैं? तो वर्नियर कैलिपर डबल स्केल सिस्टम होता है, उसमें 2 स्केल होता है और उसमें जो लीस्ट काउंट आता है वो 0.01 तक आता है. तो हमारा जो मेजरमेंट होगा वो और भी एक्यूरेट होगा. राइट. और उसके आगे और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको तुम बोलोगे स्क्रू गेज. क्या बोलेंगे? उसका लीस्ट काउंट 0.001 आता है. उसके बाद और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीरोमीटर. उसका आता है 0.0001 सेंटीमीटर. इसका मतलब द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. हमारा रीडिंग कितना एक्यूरेट है वो कौन डिसाइड करने वाला है? लीस्ट काउंट. कौन डिसाइड करेगा? लीस्ट काउंट. तो ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो. द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, the accuracy of a measurement is limited by the least count of an instrument. Least count of an instrument. Accurate reading चाहिए तो least count कम होना चाहिए. Smallest least count will give you highest accuracy. एंड मैंने पहले भी बताया था लीस्ट काउंट क्या है, एक बार डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट, इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन मेक, इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट. अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है वो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. वही सेम एग्जांपल, लेट अस से हमारे पास 2 पॉइंट थे, हमने उन 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया रिपीटेडली. अभी रिपीटेडली क्यों मेजर किया? बार बार मेजरमेंट कब लेते हो? जब तुमको क्या नहीं पता हो? ट्रू वैल्यू नहीं पता हो. व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं? रिपीटेडली मेजरमेंट लेंगे और फिर क्या करेंगे? मेन ले लेंगे. ओके, सो कंसिडर 2 points
A and B. Let the distance obtained between these two points repeatedly be 15.4 centimeter, 15.4 सेंटीमीटर एंड 15.5 सेंटीमीटर। मैंने यही एग्जांपल आपको नोट्स में भी दिया है तो वही रखते हैं। तो हमको दो पॉइंट्स के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस, ट्रू डिस्टेंस पता नहीं था, तो हमने रिपीटेड मेजरमेंट लिए। तो पहला मेजरमेंट क्या आया 15.4, दूसरा भी क्या आया 15.4, तीसरा क्या आया 15.5। तो ट्रू किसको मानेंगे अब, मीन को। So the mean value, therefore the mean value is, तो जब मीन वैल्यू निकालोगे तो 15.43 के आसपास आएगा वो। You can just cross verify 15.43 something 15.4 plus 15.4 plus 15.5 divided by 3, अरे 15 था वो, 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5, अब ठीक है, डिवाइड बाई 3 कितना आया 15.433333 करेंगे। करेक्ट। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे इसको, ट्रू वैल्यू। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसका एक्यूरेसी डेसिमल के बाद एक नंबर तक जा सकता है, मतलब लीस्ट काउंट इज 0.1। करेक्ट। और आप बोल रहे हो कि ट्रू वैल्यू में मैं डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखने वाला हूँ। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट उतना एक्यूरेट नहीं है जितना तुमको मीन वैल्यू बता रहा है, समझे। हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते लीस्ट काउंट कितना था 0.1, लेकिन मीन वैल्यू में क्या आया, पॉइंट के बाद 2 नंबर। करेक्ट। तो हम जब ऐसा असम्पशन ले लेते हैं कि हमको जब ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी तो हम रिपीटेड मेजरमेंट लेके क्या लेंगे, मीन, और उसको क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू। तो ये असम्पशन ही गलत है। तो अब क्या करना फिर, तो अब प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझ लो। अब प्रॉब्लम ये था लीस्ट काउंट 0.1 था, मीन वैल्यू में यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर भी आ गए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो हमको फॉर श्योर सर्टनली 100% कॉन्फिडेंस ये तो आने ही वाला है। 15 तो आएगा ही, सिर्फ डेसिमल के बाद 0.4 आएगा 0.5 आएगा वो पता नहीं। तो ये जो 2 डिजिट्स है ये तो आने ही वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, सर्टन डिजिट्स। क्या बोलते हैं इसको, सर्टन डिजिट्स। गुड। और ये जो 2 नंबर है डेसिमल के बाद, आर वी श्योर कि ये दोनों नंबर आएंगे, नहीं, इसको बोलते हैं अनसर्टन डिजिट्स। क्या बोलते हैं इसको, अनसर्टन डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज सर्टन डिजिट्स प्लस 1 एक्स्ट्रा एडिशनल अनसर्टन डिजिट, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द सर्टन डिजिट्स प्लस 1 एक्स्ट्रा, अभी 1 की 2 बताता हूँ, 1 एक्स्ट्रा अनसर्टन डिजिट। अब 1 क्यों लिया, क्योंकि जो स्केल में यूज़ कर रहा था उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1। तो 1 एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि ये जो डेसिमल के बाद एक नंबर है वो हमको इंस्ट्रूमेंट का क्या बताता है, लीस्ट काउंट। अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहा होता तो लीस्ट काउंट क्या था 0.01। तो उस केस में हम लोग अनसर्टन के कितने लेते, 2। तो वो डिपेंड करता है मेजरमेंट के ऊपर, वापस एक बार बता देता हूँ। और देन हम लोग रूल्स देखेंगे टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन सिर्फ समझने के पर्पज़ के लिए है, डेफिनेशन तुमको कहीं भी काम में नहीं आने वाला है, तुमको सिर्फ रूल्स पता होना चाहिए। देयर आर 7 रूल्स ऑफ फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले तो ये समझ लो कि कोई भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है, लीस्ट काउंट। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ तक क्लियर। तो हमने 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया रिपीटेडली, हमको मिला 15.4, 15.4, 15.5। अब ट्रू वैल्यू विल बी 15.43 क्योंकि हम लोग एवरेज वैल्यू को क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू।
बट इशू ये है कि हमने मान तो लिया कि 15.4 इज अ ट्रू वैल्यू, लेकिन जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे उसका एक्यूरेसी 0.1 तक का था, और यहाँ पे हम लोग डेसिमल के बाद 2 नंबर ले गए, जो चलेगा नहीं, तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। दैट इज़ वाई यू शुड नो, रिमेंबर कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर ले तो लिए, बट दैट इज़ इनकरेक्ट। इसलिए 15 ये सर्टन है, मतलब ये रीडिंग में आने ही वाला है, ये तो पक्का है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 तो आएगा। तो ये दोनों डिजिट्स को क्या बोल दिया? सर्टन। क्या बोल दिया इसको? क्या बोल दिया इसको? क्या बोल दिया इसको? क्या बोल दिया इसको? और ये दोनों कौन है? अनसर्टन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सर्टन डिजिट्स प्लस 1 एक्स्ट्रा अनसर्टन डिजिट। ये डेफिनेशन था, ये तुमको कहीं काम में नहीं आएगा। तुमको काम में आएगा तो रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, 7 रूल्स है इन टोटल। पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो एक रीडिंग में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है वो क्या है? सिग्निफिकेंट। इसका मतलब प्रॉब्लम जीरोस के साथ है, क्योंकि नॉन जीरो जितने भी आए वो क्या है? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीडिंग ले रहा हूँ 15.4 आया, कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं यहाँ पे? 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3। गुड। अब प्रॉब्लम है जीरो के साथ, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोज, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो numbers are significant, are significant। मतलब बेसिकली इफ आई एम टेकिंग अ मेजरमेंट और मुझे ऐसा मिला 15.04, तो क्या ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है? हाँ, तो ये सिग्निफिकेंट हुआ क्या? हाँ, करेक्ट, गुड। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए? 4, क्योंकि 3 क्या थे? नॉन जीरो, और एक जीरो लेकिन वो किसमें है? बिटवीन टू नॉन जीरोज। तो इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट है? 4। रूल नंबर 3, ऑल द लीडिंग जीरोज, लीडिंग मतलब पहले आने वाले, आर इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जीरो यहाँ लगा देता हूँ, तो अब कितने सिग्निफिकेंट है? 4, क्योंकि ये 3 क्या थे? नॉन जीरो, और ये जीरो किस में आया? बिटवीन 2 नॉन जीरोज। तो ये सिग्निफिकेंट हुआ क्या? हाँ। ये लीडिंग जीरो है? हाँ। तो सिग्निफिकेंट है क्या? ना। तो इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं। इनको काउंट करेंगे क्या? हाँ। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4। वेरी गुड। ओके, देन नंबर 4, लीडिंग जीरो की बात हो गई, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो की बात हो गई, बचा कौन? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाला। सो ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, और मैंने कल तुमको ऑलरेडी बताया था, टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन 1 like 15.0, तो ये लीडिंग जीरो है क्या? नहीं। ट्रेलिंग जीरो है क्या? हाँ। डेसिमल के राइट में है क्या? हाँ। तो सिग्निफिकेंट है क्या? हाँ, राइट। अब सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो मतलब लीस्ट काउंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। अब कितने हो गए? 4 हो गए। 4 ये दोनों टू द राइट ऑफ डेसिमल है। अब कितने हो गए? 5। 6 मत बोलना, दिस इज लीडिंग नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर यहाँ तक? सो ऑल द ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देन अगर मैं वोल नंबर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वोल नंबर, राइट? वोल नंबर पता है ना? तो ये वोल नंबर है कि नहीं? हाँ। तो वोल नंबर में ये जीरो ट्रेलिंग है कि लीडिंग है? ट्रेलिंग है। तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये कैसे पता लगता है? अगर मैं वोल नंबर के बाद डेसिमल लगा रहा हूँ तो सिग्निफिकेंट है, नहीं लगा रहा हूँ तो नहीं है। तो ट्रेलिंग जीरो इन वोल नंबर
विदाउट डेसिमल शोन, डेसिमल दिखाया कि यहाँ पे नहीं, तो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 2, सिर्फ 2, क्योंकि होल नंबर था और हमने यहाँ पे क्या नहीं दिखाया? डेसिमल। ओके, तो रिमेंबर ट्रेलिंग जीरोस in a whole number without decimal shown are insignificant, मतलब are not significant. Similarly, next point, trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant. So randomly I'll put some number and you will tell me how many significant digits. 150400 4, 1, 5 और 4 सिग्निफिकेंट थे। हाँ, ये 0 2 9 0 के बीच में है, सिग्निफिकेंट है। हाँ, ये लीडिंग सिग्निफिकेंट है ना, ये ना, क्योंकि ये क्या है? होल नंबर। डेसिमल दिखाया क्या? नहीं। अब दिखाया 5, ये वाला नहीं, ये और ये नॉन जीरोस, राइट, तो 3, और ये दोनों, ये 2 नॉन जीरो के बीच में आया, और इसके बाद क्या दिखाया है? डेसिमल। आप बताओ 6, अब बताओ 7, अब बताओ 8। ओके, गुड। तो ये थे 6 रूल्स। अब जो लास्ट रूल है, इट इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। अभी साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? एज आई टोल्ड यू कि फिजिक्स में बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, यू नो व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता? 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम। What is charge on electron? 1.6 into 10⁻19 coulomb. Right? For example, what is 1 AU? 1 astronomical unit? 1.496 into 10⁻11. What is 1 parsec? 1 parsec? 3.08 into 10⁻16 meter. Correct? Good. तो फिज़िक्स में बहुत बड़े नंबर, बहुत छोटे नंबर आते रहते हैं। तो जब बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर है, तो तुम उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हो एज सम नंबर ए अलॉन्ग विथ सम पावर ऑफ 10। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए नंबर को हमेशा एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये ऐसा है क्या? नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 6410⁻³ मीटर। पर इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 640×10⁻⁴ मीटर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसा भी लिख ही सकता हूँ, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और मैं 1 0 और एक्स्ट्रा डाल के पावर बढ़ा सकता हूँ 10⁸। तो प्रॉब्लम ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब तुमको a × 10⁻n लिखना है, तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज़, एक्चुअली इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। तो इन सब में से क्या करेक्ट है? तो इसका रूल बनाना पड़ता है। ये जो a है ना, इसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। तो ये जो a है, इसकी वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में आनी चाहिए। बताओ इन सब में से कौन सा रीडिंग करेक्ट है? a 0.64, ये 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त ये a हमेशा 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। और उस केस में जो 10 का पावर मिला, यहाँ पे 10 का पावर क्या मिला? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? तो याद रखना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि तुमको बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी
इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब तुमको सिर्फ 10 का पावर निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू की हमको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो रिमेंबर, सबसे पहले याद रखना, इफ़ अ मेजरमेंट is represented in scientific notation, is represented in scientific notation, scientific notation, and scientific notation मतलब that is you will represent the reading as a into 10 raised to n, where n is known as order of magnitude and a की value lies between 0.5 to 5 and n is known as ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये तो हमने एक्स्ट्रा सीख लिया। अब हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना था, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो वो सिर्फ यहाँ से आता है। 10 रेज़ टू पावर जो भी हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इफ़ अ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन विच इज a into 10 raised to n, a into 10 raised to n, then number of significant digits, number of significant digits come from the value of a, the value of a। तो a की वैल्यू से हम लोग फाइंड करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 10 का पावर कंट्रीब्यूट करेगा क्या, नहीं, याद रखना। तो फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ अर्थ अभी मैंने बोला था 0.64 इंटू 10 रेज़ टू 7 मीटर। तो क्या हमारा ये a 0.5 से 5 के बीच में है क्या, यस। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 7। गुड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो इस पूरे रीडिंग में कितने हैं, 2। तो याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन में जब तुम नंबर को लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर ये मल्टीपल a से आता है। जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स a में होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। और वो a में कैसे निकालोगे, तो पहले 6 रूल। कौन से 6 रूल, ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट, राइट, लीडिंग जीरोज इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर विदाउट डेसिमल इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर विथ डेसिमल सिग्निफिकेंट। तो वो 6 रूल वापस अप्लाई करने हैं। गुड। So that is the end of theory part of this chapter. अब अपने जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, whatever is left, we will solve those questions now. And now we'll go sequentially. जो क्वेश्चन बचे हैं वो sequentially देख लेंगे। 1.1 हो गया था, 1.2 डन, 1.3 डन, 1.4 डन, 1.5 कल ही सॉल्व किया, 1.6 भी हमने कल सॉल्व किया। तो अभी आएगा अपना 1.7। और ये जो 1.7 क्वेश्चन है नीट का PYQ है, इस टाइप का, मतलब मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन। आप सबको सफिशिएंट टाइम मिलेगा टू टेक आउट योर नोटबुक एंड टू राइट डाउन एवरीथिंग, इसलिए भी ध्यान यहाँ पे चाहिए। सबका ध्यान यहाँ पे। ये नीट का PYQ टाइप क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट विद डिफरेंट वैल्यूज। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 plus minus 0.1 centimeter. If its time period is 2 plus minus 0.01 second, find the maximum percentage error in the measurement of G. तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है और लेंथ में एरर कितना है, 100 सेंटीमीटर, और व्हाट इज द एरर, 0.1। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, 2 सेकेंड, व्हाट इज डेल्टा टी, 0.01 सेकेंड। आपको पूछा क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, डेल्टा जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज एरर कितना आएगा ऐसा आपसे पूछा है। तो अब विच फॉर्मूला विल वी बी यूजिंग इन दिस केस, डू यू रिमेंबर हमने सेकेंड एप्लीकेशन इसका डायमेंशन एनालिसिस का क्या देखा था, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़, और उसमें मैंने जानबूझ के आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करके दिया था क्योंकि आपको लगने वाला है यहाँ पे। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, टी इक्वल्स टू 2 पाई या फिर k अंडर रूट ऑफ L बाई जी।
अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना वो अच्छे से सुन लो, नहीं तो एग्ज़ाम में गड़बड़ करके आओगे। तुमको जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है या तुमको जिस क्वांटिटी में एरर फाइंड करना है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लाना। अब उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के लिए ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब जी को यहाँ ले आओ, टी स्क्वायर को वहाँ ले जाओ। गुड, पक्का पक्का। लास्ट सेकेंड में तुम यहाँ थे, तुम यहाँ से वहाँ चले गए, तो वो चलेगा नहीं। गुड, तो ऐसा है z इक्वल्स टू, अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, z इक्वल्स टू a रेज टू n अपॉन b रेज टू m, या z इक्वल्स टू a रेज टू n इंटू b रेज टू m, या z इक्वल्स टू b रेज टू m अपॉन a रेज टू n। इन तीनों केसेस में एरर का फॉर्मूला क्या बनता है? कल ही बताया था, क्या बनता है? सब भूल गए। डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मल्टीप्लाई डिवाइड उल्टा रेशो एरर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद रखना मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हमेशा रिलेटिव एरर डिफाइन होता है। तो डेल्टा z बाई z इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a अपॉन प्लस m टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे z जैसा कौन है? g। ये तो नंबर है, 4 इज नंबर, पाई इज नंबर, नंबर में एरर नहीं होता है, एरर मेजरमेंट में होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है एरर फाइंड करते वक्त। देन इसमें और इसमें एरर, तो l का पावर क्या है? 1 है। तो इस रूल के हिसाब से, according to this particular rule, what will be delta g by g? हाँ, delta g by g equals to delta l by l plus 2 delta t by t। वेरी गुड। ये कौन सा एरर है? रिलेटिव, और परसेंटेज के लिए into 100 ऑन बोथ साइड्स। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो वेरी सिंपल। तो परसेंटेज एरर इन जी मतलब ये फॉर्मूला, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा एल? 0.1 अपॉन 100 प्लस 2 व्हाट इज डेल्टा डी? 0.01 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू 100। तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो अभी और अच्छे से सुन लो, क्योंकि कैलकुलेशन भी यहाँ पे बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। तो ऐसा है, इन दोनों को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 और 100 कैंसल, तो कितना आया? 0.1। ये 2 क्या हो गया? कैंसल। ये क्या है? मतलब 10⁻² और 10⁻²2 कैंसल, मतलब कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1.1%। हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जेईई नीट में थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज करेंगे। तो कैसा कंफ्यूज करते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके डीपीपी में दिया है, तो तब का तब देखेंगे। They will try to confuse you, we'll see how. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अपना सॉल्व किया था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन बाकी होगा ना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। The distance traveled by an object in time 100 plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is speed and its error? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन हमको डिस्टेंस और किसका इन्फॉर्मेशन दिया है? टाइम का। तो व्हाट इज टाइम? 100 सेकेंड। व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम? 1 सेकेंड। हाउ मच इज द डिस्टेंस? 5.2 मीटर। व्हाट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस? 0.1 मीटर। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है स्पीड, एंड नंबर 2 पूछा है एरर इन स्पीड।
राइट। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए अपॉन बी वाला फॉर्म लग गया। क्या लगा? ए अपॉन बी। तो उस केस में कौन से टाइप का एरर डिफाइन होगा? कौन सा? फ्रैक्शनल। तो या तो डेल्टा वी बाई वी पूछा होगा या सिर्फ डेल्टा वी पूछा होगा। वो क्या पूछा है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो इसको ऐसा लिखते हैं। ओके, वो अभी आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नाउ सबसे पहले पहला फॉर्मूला एज यू सेड, v इज d बाई टी। व्हाट इज डेल्टा v बाई v? डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा t बाई टी। ओके, तो सिंपल v इक्वल टू d बाई टी, और d कितना है? 5.2, t कितना है? 100, तो 0.052। बराबर। कुछ नहीं, 2 डेसिमल शिफ्ट करने थे क्योंकि ये ऊपर जाकर 10⁻² हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। व्हाट इज डेल्टा डी? 0.1, और ये कितना है? 5.2। व्हाट इज डेल्टा टी? कितना है? 1/100। ये तो 10⁻² हो गया, 0.01 आ गया। सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/52, 0.1 अपॉन 5.2 इज 1/52। तो 1/52 कितना आया? 0.019। उसमें कितना ऐड होगा? 0.01। कितना आ गया? 0.029। तो 0.029। अब अगर आंसर में ऐसा लिखा है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्पीड इज, द वैल्यू ऑफ स्पीड इज, कितना है स्पीड? 0.052 प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू फाइंड आउट डेल्टा वी बाई वी। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा ये वाला, मतलब तुमको अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा फिर? डेल्टा वी। वो कैसे फाइंड करोगे? व्हाट वाज डेल्टा वी बाई वी? इट वाज डेल्टा डी बाई डी प्लस क्या था? डेल्टा टी बाई टी। तो ये जो v था सिर्फ यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। पहले आंसर चेक करो क्या दिया है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, यही है ना आंसर? हाँ, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट डाउन फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, देन इट इज ओके। जेई नीट में ऐसा नहीं होता। जेई नीट में दे विल एक्सपेक्ट यू टू राइट डाउन डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे फाइंड करोगे? v डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था अपना। दिस इज इंटरेस्टिंग, और ये थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन भी है। आई डोंट नो हाउ मच यू आर कनेक्टेड विद दिस, एटलीस्ट आई एम कनेक्टेड। अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? मेरे ग्रैंड मदर थे ना, तो what she used to do is, आपके घर में भी हुआ होगा, देखा होगा, वो स्वेटर बनाते थे, उसके लिए एक थ्रेड यूज होता था। और वो काम हो गया तो वो थ्रेड को फोल्ड करके एक बॉल का शेप दे के रख देते थे। तो वैसा ही क्वेश्चन है। हमारे पास एक लार्ज बॉल है, ये बॉल किससे बनाया है हमने? रोप से। रोप मतलब थ्रेड, रस्सी से। प्रॉब्लम ये है कि हम जो थ्रेड यूज़ करते हैं ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन वो क्या होता है? सर्कुलर। सर्कुलर होता है ना क्रॉस सेक्शन। वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इन्होंने बोला है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो इंस्टेड ऑफ सर्कल यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा दिखेगा आपको। वो मैं बनाऊंगा, डायग्राम बताऊंगा मैं। और वो जो स्क्वायर है उसका एज लेंथ कितना है? 4 mm। अब इसको मैंने फोल्ड करके एक बॉल बना दिया, स्पीयर बना दिया। और ये जो स्पीयर में जो एयर गैप बनेंगे उसको भूल जाओ, निगलेक्ट करो। निगलेक्टिंग द एयर गैप्स इन द बॉल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक रोप है, रोप। वी हैव अ रोप एंड दिस रोप इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो दिस रोप इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, स्क्वायर।
नॉर्मली कौन सा होता है क्रॉस सेक्शन? सर्क्यूलर। और हमारे पास क्या है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। और जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एज लेंथ है, साइड लेंथ, इसको ए बोल देते हैं, विच इज 4 mm। गुड। अब इसको हमने फोल्ड करके एक स्पीयर बना दिया, एक बॉल बना दिया। गुड, ऐसा बोला है। और ये जो बॉल है इसका रेडियस के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, सम इन्फॉर्मेशन। क्या दी है? क्या दी है? 2 मीटर। 2 मीटर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले वो जो गिवन डेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, दैट इज समथिंग यू नो नाउ, तो ये आर मान लेते हैं। अब ये जो बॉल है ये किससे बना? किससे बना? रोप से। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रोप, जितना रोप का वॉल्यूम था वही क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ बॉल। हमने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से ऐड किया क्या? नहीं। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वही क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल तो पता होता है क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक्सपेक्टेड है, तुमसे पता होना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ रोप? इज इट लाइक अ सिलेंडर? अगर इसका क्रॉस सेक्शन में सर्कल मान लेता, क्या मान लेता? सर्कल, तो क्या ये सिलेंडर जैसा होता? हाँ। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हाँ, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू क्या करते हैं? लेंथ। इनटू क्या करते हैं? लेंथ। तुम डायरेक्टली बोलते हो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उस केस में क्रॉस सेक्शन क्या था? सर्क्यूलर। यहाँ पे सर्कुलर है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एरिया इनटू लेंथ। लेकिन व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। तो बन गया अपना फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला ही चाहिए था और हो गया। तो अब यहाँ से तुमको लेंथ पूछा है टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो लेंथ इज 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए स्क्वायर। सिर्फ ए स्क्वायर को मतलब कैपिटल ए को डिवाइड कर देंगे, कैपिटल ए को डिवाइड कर देंगे, वो बन जाएगा ए स्क्वायर। व्हाट इज एरिया? ए स्क्वायर। तो लेंथ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या आएगा? ए स्क्वायर। बराबर है आंसर? गुड। तो अब हमको वैसे भी आंसर क्या पूछा है? आंसर पूछा है नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम सिर्फ 10 का पावर देखते हैं, हाँ कि ना? याद है ना, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखते हो a इंटू 10⁻n। सिर्फ इस पर कंडीशन क्या लगती है? इसकी वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होनी चाहिए, राइट? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर में कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं। तो ये पाई 3.14 और 3 नियरली कैंसल, अप्रोक्सीमेटली कैंसल। 3.14 अपॉन 3 1 बन गया अप्रोक्सीमेटली। क्यों किया? क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने में टाइम पास करना नहीं, सिर्फ इतना है कि ये 3.14 था, ये 3 है, तो 1 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा। व्हाट इज रेडियस? भूल गए ना? हाँ, वो देखो ये था कि नहीं? हाँ, 2 मीटर। व्हाट इज साइड लेंथ? कितना? 4 mm। तो 4 mm इसका स्क्वायर। ओके, गुड, वेरी गुड। तो देखो अभी 2 क्यूब 8, 8 4 द 32, 4 स्क्वायर 16, 10⁻⁻6 ऊपर आके 10⁻+6। ओके, तो ये 1 और ये 2 था। तो आपका आंसर आएगा नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 मीटर। देखो क्या लिखा है आंसर में, क्या लिखा है? 10⁻6। वैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ 10 का पावर होता है, तो दे शुड से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, लेकिन लिखते वक्त वो पूरा लिख देते हैं 10⁻6। तो आंसर इज 10⁻6। तो ये जो 10⁻³ लिखा है ये mm का कन्वर्जन है मीटर में। 10⁻6 हो जाएगा, स्क्वायर करके ऊपर जाके +6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रेडियस। मैंने पहले भी बताया था आपको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो अभी देखो वो लिखा ही होगा 10⁻⁻15 -16 के आसपास। न्यूक्लियर रेडियस आर
हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन मास नंबर. वैसे बाय द वे व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर. और रिमेंबर, जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता एलिमेंट चेंज नहीं होता. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2. तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो ही एलिमेंट चेंज होता है. व्हाट इज मास नंबर? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हो? मास नंबर. मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत हैवी होते हैं, उनका मास ज़्यादा होता है. टू बी प्रिसाइज कितना ज़्यादा होता है? 1836 टाइम्स. तो प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मास इज़ 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एटम को उसका मास किससे मिलता है? न्यूक्लियस से. और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? मास नंबर. राइट. एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो आगे देखोगे आप, 12th में आएगा आपको, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा. सो न्यूक्लियर रेडियस आर हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन मास नंबर ए. मास नंबर को ए से डिनोट करेंगे एज आर इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻16 A⁻1/3 मीटर. For a nucleus of mass number 125, obtain the order of magnitude of R expressed in meter. बहुत सिंपल है. R क्या दिया है? 1.3 इंटू 10⁻16 A⁻1/3. और A की वैल्यू कितनी दी है? 125. 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5. राइट. ओके. व्हाट इज 13 5 कितना? 65. तो व्हाट इज 1.35 6.5. तो ये आ गया आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना? -16. लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ए की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए. ये कितने है? 6.5. तो एक काम करना है, इसका 10⁻⁻1 इसको दे देना. तो 0.65 इंटू 10⁻⁻15. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 10⁻⁻15. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. चलो अगला क्वेश्चन. Question number 6. In a workshop, a worker measures the length of a steel plate with the help of a vernier caliper. और मैंने तुमको अभी बताया वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01. बोला है आगे. हैविंग अ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. वो पीछे बैठने वाले कुछ लोग तुम गड़बड़ कर रहे हो. मेरे को नहीं चलता है, मैं हर दिन एक ही चीज़ नहीं बोलने वाला. क्लास में आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. 4 such measurements of length yielded the following values: 3.11, 3.13, 3.14, 3.14 centimeter. Find the mean length, mean absolute error, percentage error in the measured value of the length. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो आपको बेसिकली 4 रीडिंग्स दी है, L1, L2, L3, L4. हमने थ्योरी में A1, A2, A3, A4 से डिनोट किया था. एक रीडिंग है 3.11, दूसरा है 3.13, उसके बाद है 3.14 और आखिरी भी 3.14 है. तो ऐसा है 3.11, 3.13, 3.14, 3.14. क्या पूछा है? मीन लेंथ. क्या पूछा है? मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या पूछा है? परसेंटेज एरर. तो आपसे क्या क्या पूछा है? आपसे पूछा है नंबर 1 मीन लेंथ, तो LM मीन वैल्यू. फिर क्या पूछा है? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा LM. और क्या पूछा है? परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर. इतना आपसे पूछा है उन्होंने 3. ओके. सो दे हैव आस्क्ड यू 3 क्वांटिटीज़, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो विल डू. इसमें मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आऊँगा, सॉल्यूशन में ही फॉर्मूला लिखते जाएंगे. तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है मीन लेंथ. कैसे फाइंड करते हो? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बाई 4.
तो 3.11, 3.13, 3.14, 3.14 डिवाइड बाय 4। तो जब तुम ये वैल्यू लिख रहे थे तभी तुम्हारे कैलकुलेशन हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हुए होंगे। तो अभी करो, 3 4 बार आया तो 12 तो वहीं से आ गया। 0.14 2 बार आया, 0.28 एक्चुअली 3 बार कितना है, कितना है 0.28, ये 0.13 है ना। हाँ, तुम चाहो तो इसका 0.01 ट्रांसफर करके इसको 0.14 बना दो, कितना हो गया 42, और अगला 10 52, तो 0.52, 0.14, 0.14, 0.28, 0.13, 0.11 इन टोटल कितना आया 0.52, कितना 0.52, कितना आया वो 0.52, पक्का ना। हाँ, तो ये आ गया 12.52 डिवाइड बाई 4, राइट। क्या आएगा पता, 3.13, तो 3.13 सेंटीमीटर इज द मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू तो मिल गया। अब उन्होंने पूछा मीन एब्सोल्यूट एरर, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए तुमको पहले हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एल एम माइनस एल का मॉड, ऐसे 4 आएंगे, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। ये आया कितना 3.13 माइनस कितना 3.11, 12 कहाँ से आ गया, मीन वैल्यू है ना, तो कितना आया 0.02। ये आ गया 0 क्योंकि 3.13 माइनस 3.13, राइट। ये आया 0.01 क्योंकि 3.13 माइनस 3.14 और ये मॉड में है तो 0.01। ये भी कितना आया 0.01। और मैंने कल ही बताया था कि तुम्हारे मेजरमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं, वो चेक कैसे करते हैं। मीन वैल्यू हमेशा सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू के बीच में होता है। तो सबसे छोटा कितना था 3.11 और सबसे बड़ा 3.14। गुड। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे फाइंड करते हो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस L अपॉन 4, इन सबको ऐड करो, कितना आया 0.04 डिवाइड बाई 4, तो कितना आया 0.01, करेक्ट। गुड, ओके। तो ये आ गया आपका डेल्टा एल एम, चेक करते जाओ, सही है। गुड। इसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कितना परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर तो आप कैसे फाइंड करते हो, डेल्टा एल एम बाई एल एम मल्टीप्लाई बाई 100। देखो अभी डेल्टा एल एम कितना आया 0.01 डेल्टा एल एम, और ये कितना आया 3.13 इंटू क्या करेंगे 100। अब वहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, कैसे, ये 10⁻² हो गया और ये 10⁻², कैंसिल हुआ कि नहीं, हाँ कि ना। हाँ, तो क्या बचा 1/3.13। फिलहाल 0.13 को साइड में रखो, मतलब 1/3 कितना 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है, व्हाट इज 1/3, 0.33, कितना 0.33। तो आंसर 0.33 के पास में होना चाहिए, वहाँ क्या दिया है 1. हाँ, तो वो गलत है, प्रिंटिंग एरर है वहाँ पे टेक्स्ट बुक में। चेक करना है तो चेक कर लो। 10⁻² और +2 तो कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 3.13 0.319, तो 0.319 इज द परसेंटेज एरर।